हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो इस बार जो क्वेश्चन करने हैं वो किस टाइप से करना है। आप सभी को पता है कि पहले जो आपका 50% जो सिलेबस है हटा दिया गया था। तो इस बार यदि आप ढाई क्वेश्चन करते हो तो आपका पेपर पूरा 100% हो जाता है। तो आपको ढाई क्वेश्चन को लेकर नहीं चलना है, पूरे 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पर करने हैं। और 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कहाँ से आपके आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप क्लियर कर लीजिएगा। आपको एक यूनिट, जिस बंदे को जो है पास होना है, कुछ नहीं अभी तक किया है, उसको एक यूनिट है जो क्लियर कर लेनी है, जिससे कि उसकी एग्जाम में वो पास हो सके। इस वजह से एक यूनिट को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं आपको इन यूनिटों के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों से बाहर आपके एक भी जाने वाला नहीं है। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, चाहे से आप एग्जाम देने के बाद में आकर इन क्वेश्चनों को मिला सकते हैं। इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। इसका जो ये मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इनका फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर जो है वहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है जूलॉजी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। नो क्वेश्चन नंबर मतलब एक देके फिर उसके अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ABCD, EFG इस टाइप से। तो आपको इन क्वेश्चनों को क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बच्चा जो है करके पास लायक नंबर ला सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। फर्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें अंड से सीधे वयस्क के समान रूप उत्पन्न नहीं हो, अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। अब इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें अंड से जो अंडा होता है उससे सीधा वयस्क के समान रूप उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि जो है वो एक नाटकीय परिवर्तन के साथ वयस्क में बदलता है। वो क्या होता है, जो डायरेक्ट वयस्क नहीं बनता है, अंडे से जब बाहर निकलता है डायरेक्ट वयस्क के समान उत्पन्न नहीं होता है। वो एक अप्रत्यक्ष या फिर नाटकीय परिवर्तन के द्वारा वयस्क में बदलाव आता है। इस वजह से इसे अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्थात सेकंड क्वेश्चन के बी का, कि एक तारा मछली में कितने जोड़ी जनद उपस्थित होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तारा मछली जो होती है स्टार फिश होती है। तो देखिए उसके अंदर, स्टार के अंदर आपको यहाँ इस तरह से जो है 5 देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जो है इसको पाँच पांच जोड़ी जनद कहते हैं। आपको स्टार फिश का जो है चित्र अपने दिमाग में रखना है, उससे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसमें 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस वजह से इसमें 5 जोड़ी जनद उपस्थित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर कर लीजिएगा। और आगे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ऑल। क्योंकि यहाँ पर बीएससी में आप चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, आपको क्लासेज रेगुलर मिलेगी। और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन का सी हो गया। पहली मोन में किस प्रकार का संवहन तंत्र उपस्थित होता है, इसके घटकों के नाम लिखिए। अब देखिए पहली मोन जो है उसमें किस प्रकार का संवहन तंत्र होता है, ये आपको याद रखना है कि खुले प्रकार का, कैसा खुले प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है। और हद्यावरण, हृदय, धमनियां, रक्त कोटर, रक्त नलिकाएं, इन घटकों के नाम यहाँ पर उनके याद रखने हैं। संवहन तंत्र में उपस्थित इसके घटक हैं कौन कौन से, हद्यावरण, हृदय, धमनियां, रक्त कोटर और रक्त नलिकाएं। पहली मोन याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, कि पहली मोन में किस प्रकार का संवहन तंत्र उपस्थित होता है, खुले प्रकार का होता है। और इसके जो अंग हैं वो है हद्यावरण, हृदय, धमनियां, रक्त कोटर, धमनियां, रक्त कोटर और रक्त नलिकाएं जो है इसके जो है विभिन्न घटक हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं डी आपका, कि दीमक की कॉलोनी को क्या कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी होती है, उसके ऊपर दीमक लग जाती है, उसके ऊपर दीमक लग जाती है, काफ़ी दिन तक उसे पड़ी रहने देते हैं। तो उसका जो एक झुंड होता है, दीमक की थोड़ी है एक ही दीमक लगी कि उस लकड़ी में, नहीं, उसमें काफ़ी दीमक आ जाती है और इस वजह से एक झुंड टाइप में बना लेती है। तो उस झुंड को क्या कहा जाता है, उस कॉलोनी को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वल्मीकि। क्या, वल्मीकि याद रखना है। दीमक की जो कॉलोनी होती है या फिर झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है, वल्मीकि कहा जाता है। आगे मैं स्टार्ट करूं, आपका अगला डी ई ऑप्शन जो है आपका ये रहेगा, कि एक नालपाद के तीनों भागों के नाम लिखिए। एक जो नालपाद के तीनों भागों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा एम्पुला, पोडियम, चूसक। एम्पुला और पोडियम और चूसक, ये एक नालपाद जो होता है उसके 3 भाग हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद कर लीजिएगा। एम्पुला,
पोडियम और चूसक, एम्पुला, पोडियम और चूसक जो है इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अब आगे बात करूँ मैं एफ आपका, एफ देखिए, कोकरोच की श्वास वाहिकाएं, कोकरोच की श्वास वाहिकाएं बाहर की तरफ जिन छिद्रों द्वारा खुलती है उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कोकरोच होता है उसमें जो है श्वसन तंत्र के जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये देखिए वो छिद्रों के द्वारा जो है उनकी वाहिकाएं बाहर खुलती है, तो उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्टिग्मेटा। इंग्लिश में इसको स्टिग्मेटा कहेंगे और हिंदी में इसको स्पाइरेकल कहेंगे। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, राइट आंसर आपका माना जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, स्पाइरेकल, स्टिग्मेटा। आगे मैं बात करूँ आपका जी क्वेश्चन आपका है, ऑर्निथीन चक्र द्वारा किस उत्सर्जी उत्पाद का संश्लेषण किया जाता है। ऑर्निथीन जो चक्र है इसके द्वारा किस उत्सर्जी उत्पाद का संश्लेषण जो है किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यूरिया। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्लियर कर लीजिएगा। ऑर्निथीन चक्र द्वारा किस उत्सर्जी उत्पाद का संश्लेषण किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। आगे मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन आपका जो है वो हो जाएगा, प्रोन का अधर वक्षीय गुच्छक पिंड कितने जोड़ी गुच्छकों के समीकरण से बना होता है। जो प्रोन होता है उसका अधर वक्षीय गुच्छक पिंड कितने जोड़ी गुच्छकों के समीकरण से बना होता है, ये 11 जोड़ी से बना होता है। कितने? 11 जोड़ी। आपको याद रखना कितनी जोड़ी, 11 जोड़ी। आगे मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा, तीव्र प्रकाश में प्रोन के नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो प्रोन होता है उसके नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब जो है बनता है, ये आपको बताना है। तो स्त्राधान प्रतिबिंब, क्या स्त्राधान प्रतिबिंब जो है आपका बनता है। आगे मैं बात करूँ प्रोन में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो हिमोसाई एनिन श्वसन वर्णक जो है प्रोन में पाया जाता है। और इस प्रोन टॉपिक को जो आप बुक से जरूर क्लियर कर लीजिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे यहाँ से क्लियर करवाऊंगा। अब देखिए इस तरह से जो आपका एक क्वेश्चन वहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वो यहाँ पर पूछ लिया गया कि निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। एग्जाम में भी इसी तरह से आने वाले हैं और इनके पूर्व जो क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर देने। तो देखिए यहाँ पर GHIJ क्वेश्चन तक आपसे पूछ लिया गया है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर आपको देने हैं। कौन सा उत्सर्जी उत्पाद अधिकतम विषैला एवं हानिकारक होता है। कौन सा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अधिकतम विषैला एवं हानिकारक होता है, तो उत्सर्जी पदार्थ आप सभी को पता है अमोनिया होता है, NH4। तो ये जो है उत्सर्जी एक विषैला पदार्थ है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे मैं बात करूँ, तारा मछली परिवर्तन में पाए जाने वाले लार्वों का नाम दीजिए। पहले अपन ने बात की थी कि तारा मछली जो है उसमें कितने जोड़ी जनित पाए जाते हैं, जो स्टार फिश होती है उसके अंदर 5 पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछा गया है कि लार्वा, जो लार्वों का नाम जो है यहाँ पर बताना है आपको, तो डाइप्लूरुला तथा बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। कौन कौन से? डाइप्लूरुला तथा बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। बाइपिनेरिया लार्वा आप बोल सकते हैं या फिर डाइप्लूरुला लार्वा यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे मैं बात करूँ, सी आपका हो जाएगा पैलीमोन का टेस्टोसिस्ट, पैलीमोन का स्टेटोसिस्ट। तो इसको आपको यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है। ये देखिए, पैलीमोन में मस्तिष्क के अग्रभाग में एक जोड़ी एंटीन्यूलरी तंत्रिका जो है प्रत्येक ओर के एंटीन्यूज को जाती है। इसमें एक शाखा स्टेटोसिस्ट को भी जाती है। स्टेटोसिस्ट संवेदी अंग होते हैं जो स्पर्शग्राही का कार्य करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर कीजिएगा कि पैलीमोन का स्टेटोसिस्ट, पैलीमोन और स्टेटोसिस्ट में जो है संबंध आपको यहाँ पर बताना है। जो देखिए, पैलीमोन में मस्तिष्क के अग्रभाग में एक जोड़ी एंटीन्यूलरी तंत्रिका प्रत्येक ओर के एंटीन्यूज को जाती है। जो पैलीमोन जो जीव होता है उसके मस्तिष्क में जो है एक एंटीन्यूलरी तंत्रिका पाई जाती है जो कि प्रत्येक ओर के एंटी न्यूज की ओर जाती है, न्यूज को जाती है, जो प्रत्येक एंटी न्यूज है जिसको वह तंत्रिका जाती है। इसमें एक शाखा स्टेटोसिस्ट को भी जाती है और इसके अंदर एक शाखा पाई जाती है स्टेटोसिस्ट, उसको भी यह जो तंत्रिका है ये जाती है। और स्टेटोसिस्ट एक संवेदी अंग होता है जो स्पर्शग्राही का कार्य यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पर देखूँ, डी जो है पाइला का ओस्प्रेडियम, पाइला का ओस्फ्रेडियम। तो देखिए, पाइला में जलेक्सिका ओस्फ्रेडियम बाईं और मेंटल
गुहिका के ऊपर स्थित रहता है। पाइला में जो जले सिका है वो ओस्फ्रेडियम, इसको ओस्फ्रेडियम भी बोल सकते हैं, बाईं ओर मेंटल गुहिका के ऊपर स्थित रहती है। तो इतना आपको समझ में आएगा कि पाइला में जो है ये ओस्फ्रेडियम, जो कि जले सिका इसको हिंदी में बोलते हैं, यह बाईं ओर मेंटल गुहिका में उपस्थित रहता है और यह पर्दे की भांति पानी के प्रवाह के मार्ग में लटका रहता है। और यह पर्दे की भांति जो है पाया जाता है, पानी के प्रवाह के मार्ग में लटका रहता है और यह पानी की रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं की जांच करने में और भोज्य पदार्थों के चयन में भी सहायक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे क्लियर कर लीजिएगा। अगला मैं बात करूँ यहाँ पर फाइसोगैस्ट्री, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक में रानी अकेली व आकार में सबसे बड़ी होती है। दीपक में जो है ये फाइसोगैस्ट्री जो है, इसमें दीपक में रानी अकेली व आकार में सबसे बड़ी होती है। इसका उदर फैला हुआ और होता है क्योंकि अंडाशय व वसाकाएं अत्यधिक विकसित होते हैं। इसके अंदर फैक्ट बॉडी जो है अत्यधिक विकसित होते हैं। आगे मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर बंद परिवहन तंत्र को समझाइए। तो बंद परिवहन तंत्र के आपको यहाँ पर देखना है, जब रुधिर बंद रुधिर वाहिकाओं से होकर संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है, इस प्रकार के रुधिर परिवहन को बंद, ये सभी को आता है, लगभग सभी बच्चों को आता है। तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, आ भी सकता है, ये कोई वो नहीं है। आगे देखिए, मधुमक्खियों में संप्रेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों में संप्रेषण जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, मधुमक्खियों द्वारा स्त्रावित फेरोमोन रासायनिक संप्रेषण का उदाहरण है और मधुमक्खियाँ साथी श्रमिकों को भोजन के स्रोत की जानकारी देने हेतु विशेष नृत्य करती है। मधुमक्खियाँ साथी श्रमिकों जो होती हैं उनको भोजन के स्रोत की जानकारी देने के लिए एक विशेष प्रकार का जो है नृत्य करती है, जिसे कि दूसरी मधुमक्खी है श्रमिक मधुमक्खियों से पहचान सकती है, वैसे तुम उसको नहीं पहचान सकते हो। आगे मैं बात करूं यहाँ पर कि कंकाल के कार्य क्या क्या हैं? शरीर को सहारा प्रदान करना, शरीर की निश्चित आकृति बनाए रखना, कोमल अंगों की रक्षा करना, मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान उपलब्ध करवाना, ये सभी को आता है मेरे भाइयों। आगे स्टार्ट करूं मैं यहाँ पर, भेड़ यकृत फल में पाई जाने वाली लार्वल प्रावस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसको जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर जो है आप क्या बताते हो, मैं देखता हूँ। यदि नहीं आता है तो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर और इस वीडियो को पूरा आपको बना के बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और इन क्वेश्चनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट हैं, ये पढ़ने के लिए काम आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, दोनों के स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छी तरह से जो है क्लियर कर लेना भाई। यहाँ से जो है आपके एक या फिर दो क्वेश्चन जो है क्लियरली आने वाले हैं, और यदि एक क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ से तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 8 या 9 नंबर क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, इस बार जो है 2.5 क्वेश्चन आपको करना है, तो अब आप लगा सकते हैं एक क्वेश्चन का कितना महत्व होता है। और एक क्वेश्चन इतनी तैयारी करनी है कि आप सभी को पता है एक दिन में 2 एग्जाम लग रहे हैं, तो भाई आज से ही जो है अपनी एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। अभी आपके पास काफ़ी दिन है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना वो भी क्लियर कर सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर को। तो ध्यान से पढ़िए, और केमिस्ट्री वगैरह इनके सबके क्वेश्चन जो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, और रेगुलर में क्लासेज आपको डाल रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।